नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम, जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की, जहां हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। सुबह 11 बजे से सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जो अब तक जारी है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सदन में कई आरोप लगाए गए, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सर्जिकल स्ट्राइक हो, वैक्सीन हो, हर किसी चीज पर अविश्वास ही रहता है। कांग्रेस में बहुत ज्यादा अविश्वास है। सीएम खट्टर ये भी कहते दिखे कि हमने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है, हमारी सरकार ने सेवा के काम ऐसे ऐसे किए हैं जो कि हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। विपक्ष है कि झूठ बोलने से बाज नहीं आता, लोगों को गुमराह करने से बाज नहीं आता। विपक्ष को प्रस्ताव पर खुश होने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि 10 साल ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में। हमने पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अलग अलग फसलें एमएसपी पर खरीदी है। पिछली बार 1800 खरीद केंद्र बनाए गए थे। और अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या कांग्रेस के अविश्वास पर भारी पड़ेगा मनोहर लाल का काम? आज इसी मुद्दे पर अपने पैनल के साथ करेंगे खास चर्चा। ऐसे में ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है हरियाणा के अंदर, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन कांग्रेस के अविश्वास पर क्या भारी पड़ेगा मनोहर लाल खट्टर का काम? जी हां, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे अहम सवाल इस समय यही बना हुआ है, किसानों के कंधे का इस्तेमाल आखिरकार कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या स्थिर सरकार को अस्थिर करने में कांग्रेस सफल हो पाएगी? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका भी आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से किसान आंदोलन के जरिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस अपने हित साधने की कोशिश में है, क्या वो कामयाब हो पाएगी, सफल हो पाएगी? देखने वाली बात है। और इस वक्त हमारे साथ आशीष अग्रवाल एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख सबसे पहले करते हैं। आशीष जी, इस समय जो हरियाणा विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह 11 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई, लगातार वो चल रही है। फिलहाल किस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है? किस तरफ संकेत, किस तरफ इशारा, क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सुबह से आज लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार और मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और उनका ये दावा है, सुबह से लगातार जब मीडिया से बातचीत की मुख्यमंत्री ने, तब भी उन्होंने एक ही बात कही कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से गिरेगा सदन के अंदर। और कहीं ना कहीं जब अब से कुछ देर पहले सदन में मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो उन्होंने ना सिर्फ इशारों में, या यूं कहे कि सीधे तौर पर भी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए, बल्कि मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर जिस तरह की गतिविधियां कांग्रेस के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जो स्थितियों को खराब करने के लिए जिम्मेदारी भी कांग्रेस की होगी। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इन बातों को खारिज किया और कहा कि कोई भी किसान आंदोलन का नेतृत्व राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है सदन के अंदर। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, जिस तरह का बयान दुष्यंत चौटाला की तरफ से हमने देखा सुना, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में है। ऐसे में अब बस बीजेपी को इंतजार है वोटिंग का, और वोटिंग में सारे वोट उनके पक्ष में होंगे और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या मुंह की खाने की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सरकार है वो नंबरों के आंकड़ों को लेकर ही संतुष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर इस वक्त हरियाणा विधानसभा की हम बात करें गणित की, तो कुल 90 सीटें हैं और 90 में से 2 सीटें खाली हैं। 88 सीटें इस वक्त जो 88 विधायक हरियाणा विधानसभा में हैं, जिनमें से 40 पर बीजेपी के विधायक हैं, 10 जेजेपी के, 30 कांग्रेस के, 1 एचएलपी का और 7 निर्दलीय विधायक हैं, अन्य विधायक। तो कुल मिलाकर के 88 विधायकों की संख्या है और बहुमत का आंकड़ा 45 का चाहिए। लेकिन सरकार इस वक्त करीब करीब 55 के आंकड़े पर होने का दावा कर रही है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि जब 55 के आंकड़े के आसपास सरकार होने का दावा कर रही है, तो सरकार को कहीं से भी खतरा नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से लगातार
जब से अविश्वास प्रस्ताव आने की बात शुरू हुई थी, तब से ही लगातार मुख्यमंत्री हों या सरकार के दूसरे मंत्री हों या गठबंधन दल के हम बात करें, जेजेपी के नेता हों दुष्यंत चौटाला या तमाम जो दूसरे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संतुष्ट और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी अपडेट्स के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी भी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हुए। बाल मुकुंद जी, मेरा सीधा सीधा आपसे यही सवाल, इस समय की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसको देखकर तो लग रहा है कि 55 के आंकड़े का जो दावा है बीजेपी का, काफी मजबूती के साथ वो ये दावा ठोक रहे हैं। लेकिन आप लोग किस बेसिस पर यह विश्वास प्रस्ताव लेकर आए? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लेके आने के कारण ये नहीं थे जो बयानों में या जो मीडिया में प्रस्तुत किया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लेके आने के कारण ये थे, ये लोगों को एक्सपोज करना है। ये जो जेजेपी के लोग हैं और खुद बीजेपी के बहुत से विधायक हैं, वो किसानों में या लोगों में जाकर के ये कहते थे हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। अब किसानों के साथ खड़े हैं तो संदेश ये देना है कि कौन किसान के साथ खड़ा है और कौन किसान के साथ नहीं खड़ा है। ये हरियाणा विधानसभा से मैसेज जाना पूरे देश में और हरियाणा के लोगों को कि आने वाले भविष्य में 10 साल, 15 साल, 20 साल तक जो किसानों को तबाह करने पे ये सरकार तुली हुई है। तो ये जो लोग आज सरकार के साथ खड़े हैं, इनकी गिनती जयचंदों में करी जाएगी। ये समाज के जयचंद हैं। ये है निर्णय ये होना है, मुंह की खाने का निर्णय नहीं है। निर्णय ये है कि जयचंद कौन है। आपको रोकना चाहेंगे, इस समय वोटिंग चल रही है, ये सीधी तस्वीरें हरियाणा विधानसभा से। देखिए, एक आज के संदर्भ में ये चलिए, आज के संदर्भ में सुनो भाई सानी साहब, आज के संदर्भ में एक महाभारत की कहानी सुनाता हूं। आज के संदर्भ में महाभारत की कहानी सुनाता हूं। देखिए, महाभारत में दो पक्ष आमने सामने थे, पांडव थे, कौरव थे। इनको पता है कि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। सुनो, नहीं सुनो, आगे कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। जब बीच में आ गए गंधर्व, गंधर्व भी संयोग से पांडवों के, कौरवों के विपरीत थे। नहीं, मैं सुना रहा हूं। कौरवों के विपरीत थे, कौरवों के विपरीत थे गंधर्व। अब वो जब कॉमन एक प्रकार से आपस में विरोध था, कौरवों का गंधर्वों से भी था, कौरवों का पांडवों से भी था। तो जो गंधर्व थे, गांधारी के जो भाई थे, वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भाई आप भी कौरवों के विरोध में हैं, हम भी कौरवों के विरोध में हैं, क्यों नहीं हम कौरवों को मिलकर के और लड़ाएं। अब भाई भाई थे वो, लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने ये कहा, देखिए आप गंधर्व हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में भी लड़ें, जरूर लड़ें, लेकिन जब कभी आप तीसरी कोई पार्टी सामने आएगी, उस समय हम वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं, इसलिए हम ये 56 सब इकट्ठे हैं। 55 हमारे वोट हैं, एक स्पीकर साहब का वो क्योंकि उनको वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको हमारे एक मिनट अध्यक्ष महोदय, असलियत क्या है? तो इन्होंने कहानी सुनाई। असलियत ये है, कुछ हमारी एकता में बता तो कैसी है, कुछ जो विधायक हैं वो ऐसे हैं कि गवाह बन गया किसी में। एक जज पूछने लगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वकील ने कहा कि तुम जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था?
तो बोला जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है ये, तो कभी बैठ जाते कभी खड़े होते। अब आदरणीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-2021 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त प्रस्तुत करता हूं। तो इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुँह गिरा है। 55 वोट हासिल हुए हैं बीजेपी को। सरकार पूरी तरह से अब भी स्थिर है और जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े वो 32 वोट पड़े। इस तरह से कांग्रेस को यहां पर एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और ये अविश्वास प्रस्ताव यहां एक तरीके से खारिज कर दिया गया। 55 वोट बीजेपी को मिल गए, सरकार को मिल गए और इस तरह से यहां पर बीजेपी ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली। हो गया। हमारे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया भी जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, आपके पास आते हुए, दरअसल कांग्रेस का कहना है कि ये जो नंबर गेम था, हमने इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया था, हमने तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था ताकि कुछ लोगों के चेहरों को बेनकाब किया जा सके। खास तौर पर उनका निशाना था जेजेपी के लोगों की तरफ। शिल्पा, आपने पूरा दिन न्यूज दिखाई और पूरा दिन सदन की कार्रवाई और यह अविश्वास प्रस्ताव का पूरा दिन दिखाया जी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको जवाब दिया कि आप हर 6 महीने में ये प्रस्ताव लाया करें, ताकि 6 महीने में हमें सरकार की जितनी भी हम काम कर रहे हैं उसको दिखाने का मौका मिले। सरकार की जब ऐसी बात होती है, तो जब गठबंधन सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी दावे के साथ कह रहे हैं कि 6 महीने में लाए, तो इसका मतलब गठबंधन सरकार बड़ी मजबूती से और सारे काम कर रही है। असली में बात क्या थी, कांग्रेस को कोई और दाव पेच मिल नहीं रहा था। उन्होंने सोचा अब किसानों के दिल के अंदर जो ये भ्रम खत्म होता जा रहा है, जो हमने 3 महीनों से फैलाया था, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, उसको दोबारा से एक नया रूप क्या दें। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कहानी बताई कि झूठ के ज्यादा दिन पाँव नहीं होते। आप जितना मर्जी वो वाले जमाने गए कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी का युग है, आप एक बार भी बोलेंगे उसमें ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। तो इसलिए कांग्रेस के सारे दाव उल्टे पड़ते गए। हुड्डा जी का मैं चेहरा देख रही हूँ, अभी भी मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, मैं चेहरा देख रही हूँ उनका। उनके पास अब चुटकुलेबाजी और उदाहरण के आंसर देने के अलावा अब कुछ नहीं रहा। तो चलिए ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जरा ये बताएं कि जिस मकसद के साथ आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, क्या अब आपका वो मकसद पूरा हो पाया है? देखिए, जनता की अदालत में, प्रजातंत्र में जनता की अदालत सर्वोपरि है। जनता की अदालत में चेहरे बेनकाब हुए हैं। जो लोग कई पीढ़ियों से किसानों के नाम पे खा रहे थे, दुष्यंत चौटाला जैसे लोग जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से किसानों के नाम पे रोटियां सेक रहे थे, वो आज एक्सपोज हो गए। उनका चेहरा किसानों के सामने आया कि किसान किस तरीके से गर्मी में, सर्दी में, और 200 से ज्यादा किसानों ने शहादत देखी। और ये लोग राज के लिए, ये चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। चौधरी देवीलाल तो उनकी शख्सियत रही थी, वो तो राज में कम रहे और विपक्ष में ज्यादा रहे, और तो आज उनका नाम भी है समाज में, देश में। लेकिन इन्होंने एक तरह से उनका अभी नाक कटवा दी, उनके नाम को ही कलंकित कर दिया। आज जिस तरीके से ये सरकार के साथ बैठ के सरकार की गोदी में बैठे हैं, क्या बीजेपी का कहना है, मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि कांग्रेस को तो हर चीज में अविश्वास नजर आता है। कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, हर चीज में वो अविश्वास ही जताती रहती है। ये दरअसल कांग्रेस की प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस की समस्या है, अविश्वास की। देखिए, कांग्रेस को ये लोग नहीं समझ सकते, ये लोग देशद्रोही लोग हैं। ये जब हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब भी मुखालफत कर रहे थे, तब ये अंग्रेजों के पक्ष में बैठे थे। ये लोग बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं। कांग्रेस तो एक पवित्र जिसको कहते हैं, पवित्रता है कांग्रेस में। कांग्रेस को तो केवल गरीब व्यक्ति का सर्जिकल स्ट्राइक पर आप लोगों ने सवाल उठाए, कैसे वैक्सीनेशन पर आप लोगों ने सवाल उठाए सवाल।
वैक्सीन के ऊपर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए थे, इसीलिए तो मौका दे दिया गया आपकी तरफ से बीजेपी को, इसलिए तो मौका मिल गया। नहीं, ये क्या मौका मिल गया बीजेपी को? ये तो कहानी बनाने वाले लोग हैं। ये जो 44 लोग जिनकी आत्मा की शांति नहीं, 44 जवानों को शहीद करवा दिया। क्या किया इन्होंने? क्या किया? हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने तो पाकिस्तान को 3-3 बार धूल चटाई हुई है। हमारे आज जो ये खड़ा है ना ढांचा, ये 6 सालों की देन नहीं है, हमारे पिछले 50-60 साल का योगदान है। आप क्या बात करते हैं? इन्होंने क्या कर दिया? अरे वो 44 कह रहे हैं कि जिस पर आप सीना ठोककर दावा करते हैं, ये वो हमारा गर्व महसूस करते हैं, वो तो हम कब का कर चुके हैं। देखिए, मैं अपने भाई से एक ही सवाल पूछूंगी आपके माध्यम से शिल्पा, कि ये बोल रहे हैं कि हम तो किसी को बेनकाब करना चाहते थे, यानी ये दुष्यंत चौटाला जी और उनके 10 विधायकों को बेनकाब करना चाहते थे। हाँ। इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने एडमिट किया कि भाजपा तो बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्य करती। इसका मतलब इन्होंने एडमिट किया, हाँ या ना बता दे। इनको बताना चाहिए। ये अगर उनको बेनकाब कर रहे थे, यानी मैं तो हमारे कहता हूँ ऊपर बीजेपी तो व्यापारियों की पार्टी है। ये मुद्दा किसानों का है। देखिए रेणु जी, बताइए, मतलब एक तरफ भी राजी नहीं है। देखिए शिल्पा, ये रेणु जी मेरी बड़ी बहन है, मैं बताता हूँ, बीजेपी का विषय नहीं है ये, बीजेपी बात पर विश्वास ही नहीं है। ठीक है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो इन्होंने दुष्यंत चौटाला, किसानों और जो है देवीलाल जी का नाम लेकर बीच में सब लोगों को एक ही उसमें डोर पर खड़ा कर रेणु जी, मेरे पास समय की कमी है। बाल मुकुंद शर्मा, आपका आखिरी कमेंट। अब कांग्रेस आगे क्या करेगी? अब किस रणनीति के तहत यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से जो लाया गया था, उसमें तो आप लोगों को हार हासिल हुई है। फिर लोगों में जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ, इनका जवाब भी दे देता हूँ मैं अपनी तरफ से। इनका जवाब ये है कि बीजेपी तो व्यापारी और अमीर लोगों की पार्टी है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था इस बात का। दूसरा ये है कि कांग्रेस फिर लोगों के बीच में जाएगी। जनता की अदालत सर्वोपरि है, हम तो आज ही जनता के बीच में चले जाएंगे। और ये लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, रेणु जी बहुत अच्छी प्रवक्ता के साथ साथ इंसानियत भी है, मैं इनको परिचय जितना मेरा परिचय है। आप ये बता दें कि आप एक जगह कोई बीजेपी का विधायक, बीजेपी का मंत्री या जेजेपी का मंत्री एक जगह कोई जनसभा करके दिखा दे। ये तो जेजेपी के विधायक बबली ने कहा है कि हमें लोहे का हेलमेट बनवाना पड़ेगा, लोहे के अंडरगारमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, तब हम लोगों में जाने की सोच सकते हैं। ठीक है, रेणु भाटी आवाज मिल पा रही है, जवाब देंगी आप जल्दी से मैम? और क्या आपको नहीं लगता कि अब कम से कम किसान आंदोलन पर आप लोगों को समस्या का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मसला आप लोगों के लिए अब आगे जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मुसीबत पर मुसीबत खड़े करते जा रहा है, और उसका उदाहरण आज आपने हरियाणा में देख ही लिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है शिल्पा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके विधानसभा में कह दिया कि हर 6 महीने बाद हमारी परीक्षा ले ले। चलिए, कम से कम इस बहाने हमारे सभी काम तो उजागर होंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी जैसे आज खाई। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जनता की अदालत सर्वोपरि होती है, और आज कौन बेनकाब हुआ कौन नहीं हुआ, इसका फैसला जनता के ही हाथ में। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।